गोविंद पारेख। आज हम लोग पेज नंबर 30 पे चल रहे हैं और आधा हो गया था। अभी हम लोग नवायस लौह से स्टार्ट करेंगे। तो नवायस लौह हमें नाम से ही समझ आ रहा है ना, आधी चीज़ें तो नाम से ही समझ आ रही हैं। तो अभी इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझ आएगा और याद भी रखना है। इसके कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो जो भी ऐसे योग लगे ना आपको किस पर याद किया जा सकता है उसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किस में दिया है, चरक ने, चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 16 में आता है। पांडु रोग में क्या क्या कंटेंट है इसके, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, कितना है इसमें ऐसा श्लोक पूछा जाता है। मैं श्लोक बता देती हूँ। त्रिऊषण, त्रिऊषण मतलब त्रिकटु होता है। त्रिफला मुस्ता विडंग दहना समा नवायो रजसो, ये जो रज है, रजसो, रज मतलब चूर्ण है, ठीक है। तो जो चूर्ण है ना उसका पर्याय होता है रज, शौद्र, ये सारे चूर्ण के पर्याय होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है ये श्लोक देख के कि इसमें नवायस चूर्ण जैसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। मतलब अलग अलग श्लोक में ना अलग अलग हम लोग मतलब निकालते हैं, उसको ही हम तंत्र युक्ति या ताच्छिल्य के नाम से, तंत्र दोष के नाम से हम बोलते हैं, ठीक है। फिर भागस्थ चूर्ण मधु सर्पिषा, तो मधु और सर्पिषा नवायस लौह का अनुपान है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लौह है ना, कभी कभार समझ नहीं आ पाता है कि ये लौह क्या है, किसके साथ लेना है, च्यवनप्राश है कि गोली है कि पाउडर है, ठीक है। तो अनुपान जैसा हमें अगर दिमाग में जो भी हम इमेजिनेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग तुक्का लगाएंगे, है ना। तो ये एक चूर्ण टाइप है और इसको हम नवायस चूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली हम चरक की बात करें तो सीधा सीधा ये चूर्ण ही है, क्योंकि ऐसा बोलते तो नहीं है कि ये चूर्ण है, बट यहाँ रज लिखा है और रज का पर्याय चूर्ण होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चूर्ण है। तो चूर्ण को हम घी से ले सकते हैं या फिर मधु से ले सकते हैं, है कि नहीं। तो ये लोगों को याद रखना है। चूर्ण पे इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम आगे सुश्रुत अनुसार पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लौह वर्ड आया है। अभी हम आगे चक्रपाणी के अनुसार पढ़ेंगे तो वहाँ पे रसायन वर्ड आया है। नवायस रसायन, रसायन, नवायस लौह, ठीक है। सभी ने अलग अलग नाम दिया है, इसलिए कम से कम एक तो हमें मेन याद रहे, ठीक है। तो होपफुली सभी को समझ आया होगा। और जो इसका श्लोक है ना वो त्रिऊष्ण से स्टार्ट होता है। त्रिऊषण इज नथिंग बट त्रिकटु, ये तो सभी को पता ही है ना। त्रिकटु, त्रिमद और त्रिफला। अगर ये नहीं पता कि क्या होते हैं त्रिमद, क्या होते हैं त्रिकटु, तो वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। इतना स्पून फीडिंग भी गलत है ना। तो सब कल याद करके आएंगे, ओके, है ना। याद भी होगा बहुत लोगों को, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि हमें बता दो त्रिकटु में क्या आता है, त्रिफला में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लौह जो है वो 50% यूज़ हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब 50% है, काष्ठ औषधियाँ, और लौह जो है 50% है। आचार्य सुश्रुत ने इसको प्रमेह पीडिका में बताया है। इसके थोड़े हम पढ़ें ना तो जो कंटेंट है वो अलग होते हैं। त्रिफला, चित्रक, त्रिकटु, विडंग, मुस्ता, नवभागस्तावंतम एव कृष्णायश्च चूर्णस्य। तो ये सुश्रुत चिकित्सा 12वें में लिखा है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कौन सा इसका रोग अधिकार है वही इम्पॉर्टेंट है। नवायस रसायन कुष्ठ में आता है, लिख लेंगे आप लोग। चक्रपाणी ने दिया है और काश्यप ने शोथ में बोला है।
ठीक है। अब जो चक्रपाणी का है वो थोड़ा लिखेंगे आप लोग, लिखने का है इसमें थोड़ा सा लिखेंगे। आम्लकी, विभितकी, हरितकी को आप लोग त्रिफला लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे चित्रक, भल्लातक, बाकुची। जो यहाँ पे भल्लातक है ना वो 9 भाग लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे 9 भाग। मुस्ता, चित्रक, विडंग ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पे मुस्ता नहीं है, मुस्ता को लिख के क्रॉस कर देंगे। जब आप पढ़ेंगे ना त्रिमद, ये त्रिकटु क्या होता है, तब ये चीज़ समझ आएगी, है ना, तब इजी रहेगा। इसलिए कंफ्यूजन होने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा है कि नहीं। अभी 8 भाग लौह है और 9 भाग भृंगराज है, ये चीज़ लिख लेंगे। इसमें भृंगराज इम्पॉर्टेंट है, कुष्ठग्न होता है भृंगराज कषाय, है ना, ठीक है। अभी महास्नेह पर आते हैं। कितने होते हैं महास्नेह? 4 होते हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? घृत। ऐसा, चलो ठीक है, बढ़िया है। इसमें ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुण तो है ही, बट ऋतु भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऋतु भी अच्छे से याद करना है हमें। प्रयोज्य ऋतु, कौन से ऋतु में हम कौन सा स्नेहपान करवाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं घृत। सबसे पहले घृत देखेंगे। पित्त, अनिल, हरि, ये अभी यूपीएससी का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को 2024 में, उसमें ये मैंने आप लोगों को शो करके क्वेश्चन पेपर में भी ये बताया था, है ना। मारोतग्नम न च श्लेष्मवर्धनम, ऐसे पूछा था कि तैल का कौन सा इनमें से श्लोक है, तो उसमें आया था मारुतग्नम न च पित्तवर्धनम, श्लेष्मग्नम न च मारुतग्नम, ऐसे कंफ्यूज करके दिया था ये, एग्जैक्ट यही। तो कभी ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना आज तक जिसमें ये चरक सूत्र 13 में से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था इसे पढ़कर आना है। तो पित्त, अनिल, हरम, कोई ना कोई पूछते ही है इसमें से। पित्त, अनिल, हर है। रस, शुक्र, ओजसा, हितम है, मतलब रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, सारी धातुओं को ये तृप्त करता है। निर्वापणम है, मतलब दाह को शमन करेगा, घी अच्छा रहता है ना। और मृदुकर है, स्वर वर्ण प्रसादक है, ठीक है। तैल में आए, और इसका जो प्रयोज्य ऋतु है वो शरद है, ये चीज़ याद रखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं साइड में। निर्वापणम मतलब क्या होता है? दाह शामक। रस से शुक्र, ओजसा, हितम, ये हम कल्याण घृत में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि हितम वर्ड आता है, इसमें श्लोक आप लोग याद रखें तो अच्छा रहेगा। घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसा हितम, ठीक है। निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम, सिंपल सा श्लोक है। तैल में मारुतग्नम न च श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम, यहाँ बल आता है, बल वर्धनम, बल को बढ़ाता है। जैसे पहले जो पहलवान होते थे वो तेल वेल लगा के अच्छे से पहलवानी करते थे ना, फिर मुदगर उठा के ना, तो आप लोगों को ऐसे दंगल मूवी में जो पहलवानी, जो ऑफिस मतलब जिनका प्रोफेशन होता है, पूरे बॉडी में तेल लगा के रखते हैं ना वो, तो उस टाइप से अगर दिमाग में रखेंगे तो याद आएगा आप लोगों को कि बलवर्धनम घृत का नहीं है, तेल का है,
ठीक है। फिर त्वचम, उनकी त्वचा कैसी लगती थी, इतनी चिकनी चिकनी लस्टरस, अच्छे हट्टे कट्टे मोटे होते थे वो, पूरी छाछ दाल चावल रोटी सब्जी इतना सारा उनका आहार रहता था और प्योर शाकाहारी रहते थे। फिर उष्णम, गरम होता है, तेल गरम होता है ना। स्थिर करम, स्थिरता बढ़ाता है बॉडी में। और योनि विशोधन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको तो मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में याद करा था। एक यूट्रस का डायग्राम बनाया था और उसके ऊपर एक नल बना दिया था, तो योनि का विशोधन हो रहा है, ऐसे याद किया था। और एक आदमी था, वो ऐसे बलवान है काफ़ी, है ना, हट्टा कट्टा मोटा है, तो ऐसे इजीली याद हो जाता है। ऋतु में, प्रावृत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। वसा पर आए तो वसा क्या है, वित्त भग्न आहत भ्रष्ट योनि। याद रखें, भ्रष्ट वसा में आता है, योनि विशोधन नल कहाँ पर है, तैल में आता है। ठीक है, तो एक ऐसे इमेजिन करें कि एक लेडी है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, डंबल उठाती है, रनिंग करती है। ठीक है, अब उसको क्या हो गया, अचानक से उसने एक दिन में इतना सारा एक्सरसाइज कर लिया तो उसे फ्रैक्चर हो गया। वित्त भग्न आहत, उसकी योनि भी भ्रष्ट हो गई। कर्ण शिरो, कान में दर्द, सिर में दर्द और अरुचि, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा, हर चीज़ में उसे मतलब ठीक नहीं लग पा रहा है ना, पेन है, ये रुजा है एक्चुअली। ठीक है, श्लोक में, श्लोक तो नहीं दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से सुने। इसमें इसके बाद ना ऐसे रुजा भी आता है, ठीक है, पेन भी होता है। फिर पौरुषी उपचय, उसने क्यों ये जिम शुरू किया, उसको देखने आए थे लड़के वाले और लड़के वालों ने बोला कि अरे लड़की तो बहुत मोटी है, हमें पतली लड़की चाहिए। तो वो गुस्से में गई और उसने इतना एक्सरसाइज किया। ठीक है, तो पुरुषार्थ वृद्धि हेतु, शादी करने के लिए, पुरुष प्राप्त करने के लिए उसने ये सारा एक्सरसाइज किया। इस तरीके से स्टोरी बना के याद करेंगे तो आपको श्लोक याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नित्य व्यायाम करने वाले पुरुषों में ये वसा उपयोगी होती है, क्योंकि हैवी टू डाइजेस्ट होती है ना, उनकी अग्नि अच्छी होती है जो रोज़ जिम करते हैं, है ना। यहाँ पे जिम की बात नहीं हो रही, व्यायाम की बात हो रही है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जिम एंड योगा। मेरा एक टॉपिक था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन योगा एंड जिम, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, डिबेट कंपटीशन था ये। उसी के बेसिस पे हम लोग बाहर गए थे, शायद रिया को याद होगा, शायद उसका एडमिशन नहीं हुआ होगा उस टाइम तक। तो मेरा उसमें फर्स्ट प्राइज़ बना था। तो खैर डिबेट में तो वैसे भी लड़कियों से ज़्यादा कोई जीत नहीं पाया है आज तक पर उस टाइम टॉपिक लेने से पहले मेरा यही था कि एटलीस्ट मैं इस बारे में पढ़ूंगी तो मुझे और नॉलेज होगा। ये फर्स्ट आने का, सेकंड आने का ऐसा तो कुछ एम नहीं था, बट एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और पहली बात कि नॉलेज बढ़ता है ना, हम और चीज़ें पढ़ते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपटीशन हो, भले आप इतना नहीं आता हो, बट हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक आयुर्वेद के स्टूडेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे ना, उतना अच्छा पेशेंट आपके पास रुकेगा, ठहरेगा। तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा टाइम यूजी का ही होता है ना। ऐसे हम हेजिटेट करते हैं बहुत सारी चीज़ें बोलने में, तो सभी को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से आप लोग कन्विंस करना सीखें बच्चों, पेशेंट्स को। और कोई भी ऐसे कई बार रहता है ना कि हेजिटेशन होता है हमें स्टेज में बोलने में, माइक में बोलने में, तो आगे होकर पार्टिसिपेट करें, हेजिटेशन इससे रुकता है ना। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, है कि नहीं। चलो मज्जा पर आते हैं। मज्जा में क्या क्या आता है, बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद, मज्जा, वर्धन। कोई पतला सा आदमी है ना, उसको बहुत ज़रूरत है मांस की, है ना, बिल्कुल सुकड़ा सा हड्डी का ढांचा है, तो ये सारी चीज़ें वर्धन होंगी। ठीक है, रस से शुक्र, फिर बल, मेद, मज्जा, इन सब का वर्धन करता है मज्जा। मज्जा जो है मज्जा की वृद्धि करती है। रक्त कमी हो तो रक्त से रक्त की वृद्धि होती है, ऐसी मज्जा से मज्जा लिखा हुआ है।
और यहाँ पे एक चीज़ लिखा नहीं है, इसमें आता है विशेषतो अस्थियानाम च बलकृत। ये स्पेशली श्लोक का वर्ड पूछा जाता है, आप लोग याद रखें। और वसा और मज्जा को माधव में यूज़ करते हैं, ठीक है। माधव को ब्रैकेट में वैशाख लिख लेंगे। घृत देखो शरद में पित्तवर्धक होता है ना, तो पित्त शामक है घृत। वात और प्रावृत में वात का प्रकोप होता है, इसलिए तैल बताया गया है। संध्यावादी तेल भी हम पढ़ते हैं, वो भी योनि विशोधन में काम आता है ना। और फिर कफ क्षय करता है माधव। वैशाख जो है, वैशाख ऋतु वो कफ का शरण करती है, ठीक है। तो वसा और मज्जा में यूज़ करते हैं इसको। समझ आया होगा आप लोगों को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार सुनना है इसको। समझ आया सभी को? भूलना नहीं है, ठीक है। इससे आगे पीछे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यही बनेगा। अब हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सर्पी में विषार्तहीन बुद्धि व वात पैत्तिक विकारों में उपयोगी, ऐसा बोला गया है। वात पित्त विकारी नाम, ऐसा आता है श्लोक में। हीन मेधा स्मृति में, ठीक है। कोई कमज़ोर बुद्धि है, कमज़ोर बच्चा है जिसको समझ नहीं आ पाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बोलते हैं ना कि इसको गाय का घी खिलाओ, है ना, स्नेह की कमी है, ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। बाकी विष में भी अच्छा काम करता है ये सर्पी। तैल में बोला गया सबसे इम्पॉर्टेंट है कृमि कोष्ठ, उत्सन्न कफ मेदो एवं कृमि कोष्ठ में उपयोगी है, ठीक है। प्रवृद्ध कफ मेदसह, मतलब ये कफ और मेद को बढ़ाता है तैल। वसा में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वसा में महारुजा महाअग्नि आता है। देखो फैट ज़्यादा होता है तो महारुजा होती है, ऐसे आप लोग याद रखें। फैट ज़्यादा मतलब महारुजा। तीव्र अग्नि वाले एवं वायु को जिसका प्राण है, ऐसे लोगों में उपयोगी है। इसमें तो श्लोक लिखना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, लिख लें आप लोग। महारुजा महाअग्नि में वसा यूज़ करते हैं। व्यायाम कर्षितः लिख सकते हैं, जो व्यायाम करके थक गए हैं या व्यायाम करके बिल्कुल पतले दुबले लो एनर्जी हो गई है, उनको हम वसा देते हैं। अल्प शुक्र रस अगर कंडीशन है तो भी हम वसा देते हैं, ठीक है। मज्जा में लिखेंगे आप लोग, क्रूर लिखा हुआ है, क्रूर कोष्ठ में देते हैं, ठीक है। और दीप्ताग्नि में मज्जा का प्रयोग करते हैं। जो क्लेश सह भी आता है, वात आरता भी आता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्रूर कोष्ठ में क्या यूज़ करेंगे, मज्जा यूज़ करेंगे, है ना। तो सभी को पता है क्रूर कोष्ठ क्या होता है, बताने की आवश्यकता है नहीं, कोष्ठ पहले ही पढ़ चुके हैं हम। और वातज विकारों में मज्जा देते हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं, ये 13 चैप्टर में आया था। सॉरी, सुश्रुत की बात हो रही है, ये 13 में नहीं आया था, बट ये हमने उसमें भी पढ़ा था, चरक में भी पढ़ा था, ठीक है। क्रूर कोष्ठ तो नहीं आया था उसमें, कोष्ठ का कोई वर्णन ही नहीं था ना, भ्रष्ट योनि था और योनि विशोधन था। ये क्रूर कोष्ठ वाला इम्पॉर्टेंट है, चरक ने नहीं बताया है, ठीक है, याद रखना है सभी को। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा स्नेह पान के बाद उष्ण जल का पान करते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। और यहाँ तेल के लिए आया है संस्कारात दोषाजित, सर्व दोषों को हरने में सक्षम है। किसने बोला है, वाग्भट जी ने बोला है। और संस्कार अनुवर्तन घृत को बोला है चरक जी ने, ना, काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं, याद रखना है। जो भी घृत है ना, वो हम किसी के भी साथ मिलाएं, मान लो घृत को त्रिफला के साथ मिलाया, तो ऐसा नहीं होता कि किसी की प्रॉपर्टी कम हो गई या ज़्यादा हो गई या ट्रांसफ़र हो गई, हमेशा उसके गुणों में वृद्धि होती है यदि हम किसी भी योगवाही
कंटेंट को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि और एनहेंस अच्छे से फ़ायदा होगा अगर हम कोई भी मेडिसिन को घी से देते हैं। संस्कार अनुवर्तन घी में आता है। ठीक है, और सर्वदोष तेल में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई हैं। क्लोम को ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को। फुफ्फुस व उंडुक बोले हैं गंगाधर, हृदय बोले हैं चक्रपाणी ना, ऐसे याद रखें, ऐसा हार्ट बना के। जो क्लोम है चक्रपाणी, अगर कहीं भी क्लोम लिखेंगे ना तो हमें क्या मतलब समझना है कि वो हृदय बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसको कंठ नाड़ी जो लैरिंग्स है वो गणनाथ सिंह ने बोला है। पित्ताशय पेनक्रियास डलहन ने बोला है। ठीक है, अब हम रस से शुक्र का निर्माण देख रहे हैं। ये तो हम पढ़ चुके थे, सुश्रुत सूत्र में ही पढ़ा था। षट भी अहोरात्र 6 दिन में निर्माण हो जाता है। भाई सीधी बात, रस से शुक्र। आज आपने पाव भाजी खाई तो अगले फ्राइडे को आपको वो प्रॉपर शुक्र धातु मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से सुश्रुत है बहुत ही साइंटिफिक और स्पेसिफिक बताते हैं। इतनी कला 3015 कला तक रस एक धातु में ठहरता है, और इसको इंटू हम 6 करेंगे तो पूरा आ जाएगा। 6 क्यों करेंगे, क्योंकि 6 धातु हैं, है कि नहीं। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़ ये नंबर याद रखें। 18 90 18 या 180 90 180 90 180 90 ना, या फिर एक ही याद कर लो और फिर इंटू कर देना। अतः एक महीने में पुरुष में शुक्र तथा स्त्री में आर्तव बनता है। 8वें दिन बोला है पाराशर ने अष्टांग हृदय ना, उन्होंने एक दिन बोला है। और अष्टांग संग्रह ने अहोरात्र नाम दिया है। ठीक है, स्नेहपान के बाद हमेशा उष्ण पान का प्रयोग करना है, ये तो सभी को पता है। अब हम यहाँ पे पाक मना रहे हैं। 3 तरीके का पाक होता है। ठीक है, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। स्नेह पाक, जैसे आज हम ना च्यवनप्राश बना रहे थे, तो च्यवनप्राश आज हमने क्वाथ बनाया था च्यवनप्राश के लिए। कल हम लोग पिष्टी और जो चाशनी है और हनी, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी प्रिपेयर करके रखे हैं। अभी आज सिर्फ हमने, मैं बताती हूँ आप लोगों को, लगभग 2 किलो 800 ग्राम हमने काष्ठ औषधियाँ ली थी, जो 52 बताई गई है ना यूजुअली। वैसे तो हमने शारंगधर के रेफरेंस से बनाया है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं और चीज़ें बताऊंगी, कौन सी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। आज हमने वो भी सीखा था, फेस बॉडी बटर, हेयर सीरम। अभी हमारा कॉन्फ्रेंस है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, सीख रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो काफ़ी हैपनिंग सा हमारा डिपार्टमेंट होता है। बाकी तो सब ऐसे अपने डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं, क्रिया वाले द्रव्य गुण वाले। बट एक हमारे एक लौता ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया बनाते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग सा होता है। कहीं निर्गुंडी तेल, कहीं शब्दोत्कृत, कहीं कोई तेल, क्योंकि कहीं धूमवती। आज हम च्यवनप्राश का इनिशिएशन लिया, कल हमें पूरा दिन उसमें ही लगेगा, है ना। कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल पूरा दिन च्यवनप्राश बनेगा, तो और हम रात में 10 बजे या 11 बजे तक घर आएंगे, है ना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उधर से ही क्लास ले लूँ, अपने डिपार्टमेंट से ही, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि हमारे सीनियर वगैरह भी रहेंगे, टीचर्स भी रहेंगे, तो शायद पॉसिबल ना हो पाए। बट मैं अपना पूरा मैकबुक और बुक्स लेके जाऊँगी ताकि मैं क्लास ले लूँ 1 घंटे की। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या क्या हम लोग सीख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्योंकि रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। शब्दोत्कृत आजकल कोई भी बना लेता है, बट क्या साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हमें उसमें डाल सकते हैं, या फिर कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है, कितनी देर पानी में घोलना है, किस उपकरण से घोलना है ना। बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो एक लेमैन जो भी बनाता है उसे नहीं पता होती हैं। ऑफ कोर्स जो पढ़ रहा है वो ज़्यादा बता पाएगा ना। तो आई विल ऑल्सो शेयर मेनी थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। इफ़
यू आर इंटरेस्टेड, है ना। पात्र योग्य होना चाहिए, अगर योग्य पात्र नहीं है तो फिर ज्ञान देने का क्या मतलब। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो डू लेट मी नो, आई विल शेयर एवरीथिंग, है ना। चलो हम लोग पाक देखते हैं। आज पाक किया था हमने, निर्गुंडी तेल बनाया था, पेन ऑयल फॉर द डिपार्टमेंट। तो उसमें हमने परीक्षा वगैरह करी थी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उसमें भगवाने टाइप, मुझे तो पता भी नहीं है उसको क्या बोलते, कुछ बोलते हैं जिसमें बहुत बड़े, जैसे मेरी हाइट के जितने इतने बड़े बड़े भगवाने होते हैं, वहाँ पे हम एक बल्क में फॉर द सेल ऑल्सो ऐसे बनाते हैं। तो इतना बनाना है या फिर 5 लोगों का बनाना है, रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो सारा खेल रेशियो का ही है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम पाक देखते हैं, मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। तो मृदु पाक चरक, सुश्रुत और शारंगधर, हम तीनों के अनुसार देख रहे हैं। तो जो मृदु पाक है ना, वो हम नस्य में यूज़ करते हैं, मतलब कम पका है। मध्यम पाक पान और बस्ती में, इसको हम कैसे याद करेंगे, पान ऊपर गया और बस्ती नीचे गई, ठीक है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ऐसे डायग्राम बनाना, डायग्राम से ही याद रहेगा। इसको हम पाव से भी याद कर सकते हैं, पानार्थ और बस्ती। पाव 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 होता है ना, पाव भाजी, ऐसे याद रहेगा पाव, ठीक है। समझ गए होंगे ना, लिखते नहीं बोलते। क्या बोल रही है लक्ष्मी? मैम तो लाइट नहीं दिख। क्या? पाव से याद रखना है। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो क्या खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, ठीक है। ऐसे मिडिल से मध्य पाक याद रहेगा, ठीक है। और खर पाक क्या हो गया, खराब हो गया। आप कोई ख़राब चीज़ है, क्या हम उसे लेंगे, नहीं लेंगे, एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभ्यंग आता है, और ये दोनों तो हमें याद हो गए। नस्य और अभ्यंग मध्यम पाक में बताया है। ये ऊपर का इधर आ गया और नीचे का इधर आ गया, ऐसे डायग्राम से बनाना तो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम करना है ऐसे एरो दोनों करके, तो याद रहेगा, ठीक है। बाकी शारंगधर ने नस्य में बताया है चरक जैसा, और सर्व कार्य बोला है मध्यम पाक को, सारे कर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अभ्यंग के लिए बोला है, चरक जैसा ही है। शारंगधर ने मध्यम पाक को सर्व कर्म हेतु बताया है, बाकी सब चरक जैसा है। स्नेह पाक अष्टांग हृदय 3 टाइप का बताते हैं, मंद, चिक्कण और खर चिक्कण। मंद हम नस्य में यूज़ करते हैं, विट कल्क के समान होता है, ये कल्क सा बन जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा जो ना देखा हो, कल्क बन जाता है, इजीली समझ आ जाता है हमें, छूते हैं ना तो बन जाता है कल्क सा। चिक्कड़ मतलब पान और बस्ती के लिए हम यूज़ करते हैं, मदन ओपल, इम्पॉर्टेंट नहीं है। खर पाक हम लोग अभ्यंग के लिए यूज़ करते हैं, चिक्कड़ ज़रूर पूछा जाता है, पान और बस्ती में यूज़ करते हैं। ये मध्यम पाक ही है। हारीत ने 4 टाइप्स का बताया, विशोषी, मध्यम, चिक्कण और खर। स्नेह सिद्धि के लक्षण, कल्क, स्नेह, क्वाथ कैसे हैं, ये रेशियो याद रखें। जो कल्क है 1 पोर्शन, स्नेह 4 पोर्शन, और 16 गुना क्वाथ, मतलब जल हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्नेह सिद्धि होता है। और अगर फेन का भी इम्पोर्टेंस होता है, फेन आगम और फेन शांति, जैसे चाय उबालते हैं ना, तो फेन ऊपर आता है ना, तो सर्पी सिद्ध, अगर हम तेल सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट चलता है शारंगधर और सुश्रुत का, यहाँ पे आया हुआ नहीं है बट मैं बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। जो शारंगधर है ना, हम सबसे पहले ऐसे देखो, तैल, तैल लिखो, त और ऊपर बड़ी 2 मात्राएं, है ना। तो ऊपर मात्रा आ रही है, मतलब फेन ऊपर आ रहा है, फेनोदगमस तैलः, तेल अगर पाक हो रहा है तो जो फेना है वो ऊपर आएगा। और अगर घृत पाक हो रहा है, घी लिखो, घी,
ये घी नीचे आ रही है ना मात्रा, तो ऐसे याद रखो कि नीचे है। फेन शांतिश सर्पि भी, ठीक है। और सुश्रुत में जस्ट अपोजिट बताते हैं, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फेनो अति मात्र तैलस्य, ऐसा श्लोक आता है। शेषम घृत अब दाशितेत, ऐसा आता है। फे और घृत में आता है फेनस्य उपशमने, सॉरी फेनस्य उपशमे तथा, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो शारंगधर का ही पूछा जाएगा, वो चीज़ ध्यान रखनी है। सिरा का मूल क्या है सुश्रुत अनुसार? नाभि है। सिरा सर्ववह, पूरे शरीर में होती है ना, कहीं भी हम छेदें, इंजेक्शन लगाएं, ब्लीडिंग तो होगी, है कि नहीं। फिर चरक और वाग्भट ने सिरा का जो मूल है वो हृदय बोला है ना, कि जो भी ब्लड हो आ रहा है पूरे बॉडी में वो हृदय से ही है, हृदय ही उसका आश्रित है। ये व्रण वस्तु मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, एक ही इसमें डिफरेंस है, क्या? संधि। ये क्या करते हैं चरक जी? ओपीडी चलाते हैं, बैठे बैठे पेट निकल आता है, फैट आ जाता है ना, कुछ खड़े होने का काम ही नहीं है। और ये क्या करते हैं? सर्जन है, कहीं घुटने का रिप्लेस कर रहे हैं, कहीं शोल्डर में कील गाड़ रहे हैं, रॉड डाल रहे हैं, सर्जन है ना। तो संधि को ये ठीक करते हैं। एस फॉर सुश्रुत, एस फॉर संधि, कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो त्वचा मांस सिरा स्नायु, त्वचा मांस सिरा स्नायु, त्वचा मांस सिरा स्नायु, अस्थि संधि कोष्ठमर्म, अस्थि संधि कोष्ठमर्म, त्वचा मांस सिरा स्नायु। बस एक ही डिफरेंस है, बाकी इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गर्भ का मासानुमासिक विकास, ये ना मुझे आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, चरक का, सुश्रुत का, काश्यप का और अष्टांग हृदय का। तो ये मैं अभी शुरू करूँगी तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आगे मुझे गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि भी बताना है, भार भी बताना है, कौन से महीने में कितना वेट बढ़ रहा है, कितनी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। फिर इधर तो कम ही दिया हुआ है, फिर मुझे हृदय का भी बताना है, हृदय कब उत्पन्न हो रहा है। हर आचार्य ने हृदय की उत्पत्ति अलग अलग बताई है, इधर काफ़ी कम है। तो आप लोग कल थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे, है ना। कल मैं आप लोगों को पहले से भी इंटीमेट कर दूँगी क्या क्या सही तरीका है ना, मैं बता दूँगी, क्लास का टाइम कंफर्म करूँगी। बाकी कल थोड़ा हम डिटेल में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, वो हर एग्ज़ाम में आता है ना। मासानुमासिक जो वृद्धि है वो 3 स्टार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल राइट,